नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अननोन एकेडमिक्स में आपका स्वागत है। हम अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं और क्लास 10 का हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है और इसका हमने पहला वीडियो कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा ये दूसरा वीडियो होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का, ठीक है। और पहले जो वीडियो था उसमें थोड़ा सा ऑडियो दिक्कत था, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें मैनेज किया जा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप मैनेज कर लें और समझ लें, तब आकर के आप दूसरा वीडियो देखेगा। दूसरे में हम लोग देखेंगे दूसरा सब चैप्टर, यानी कि हमने पहले वीडियो में पहला इसका सब चैप्टर देखते हैं ना। आप जितना भी हिस्ट्री का बुक है, जो भी आप 9th क्लास में पढ़े थे, तो एक चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर आते हैं। तो ये सब छोटे छोटे चैप्टर को हम कहते हैं सब चैप्टर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? सब चैप्टर। तो हमने पहला सब चैप्टर खत्म कर दिया, जो था ये वाला हमने खत्म कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये खत्म हो गया। अब हम दूसरा सब चैप्टर देखने जा रहे हैं, जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको नोटबुक एक लेके रखना है। दूसरा आपको रखना है पेन 2 के लेके, और तीसरा आपको रखना है वाटर बोतल। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वाटर बोतल जरूर रखिएगा। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि जब ऐसा मार्क करेंगे तो इसका मतलब है कि ये वो इंपॉर्टेंट है, आपको वो नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले मुझे बताइए कि 18वीं सदी का मतलब क्या होता है? आपको पता है? पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बता रहे हैं। 18वीं सदी का मतलब होता है 1700 से लेकर के 1799, या मेनली माना जाता है तो 1800। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना साल का होता है? ये लगभग 100 साल का गैप हो गया। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मध्य। मध्य का मतलब होता है बीच। तो 100 साल का बीच में क्या आएगा? तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 50। तो हमको बताना है कि 1700 में या तो आप 50 जोड़ दीजिए, या 1800 में ये जो 1800 है उसमें 50 घटा दीजिए, तो आपका कितना आएगा? 1750। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं 1750 के आसपास का। उस समय क्या था कि जैसा अभी यूरोप दिखता है, जिसमें राष्ट्र राज्य है, बहुत सारे, जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड, इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं। लेकिन 1750 के समय वे ऐसे नहीं थे। वो तब राजशाही और डची और कैंटनों में बटे हुए थे, ठीक है, जिन पर शासकों का नियंत्रण होता था और वे स्वायत्त रूप से क्या करते थे? राज करते थे, स्वतंत्र पूर्वक। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला कि यूरोप, मतलब इसमें बता रहा है कि यूरोप में कैसा उस समय की स्थिति था। पूर्व में हमारी यूरोप निरंकुश राजतंत्र पर अधीन हुआ करता था। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे आपस में अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति के भागीदार नहीं माना करते थे। वे अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूहों का सदस्य हुआ करते थे। तो ये पॉइंट जो है आपको ये बताता है कि यूरोप में 1750 में कैसी स्थिति हुआ करती थी। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है एक एग्जाम्पल दिया हुआ। यहाँ एग्जाम्पल को दिया हुआ, लिखना नहीं है, आपको समझना है बस, कि ऑस्ट्रिया हंगरी पे एक साम्राज्य होता था, हैप्सबर्ग साम्राज्य। वो शासन किया करता था, मतलब इसका कंट्रोल किसके हाथ में था? हैप्सबर्ग साम्राज्य के। अब यहाँ बता रहा है कि हैप्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़ कर बना था, मतलब बहुत सारे टुकड़ों को मिला करके बना था, जिसमें से एल्प्स पर्वत का नाम है। तो एल्प्स पर्वत के आसपास जो क्षेत्र है वो है टिरोल का, ऑस्ट्रिया का और सुडेंटनलैंड। तो ये तीनों इलाकों के जो लोग थे, साथ ही साथ बोहेमिया, ये लोग क्या थे? ये जर्मन भाषा का प्रयोग किया करते थे। हैप्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे लोग भी थे जो इटली या इतालवी भाषा का प्रयोग करते थे। हंगरी में जो लोग थे वो मैग्यार भाषा बोलते थे। इसी तरह से बाकी लोग विभिन्न बोलियों का उपयोग करते थे, जबकि गालिसिया वाले वो पॉलिश भाषा बोलते थे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में एक ही जगह हैप्सबर्ग साम्राज्य के अंदर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ये जो लोग हैं, इनको, मतलब ये लोग अलग अलग क्षेत्र में थे। जैसे उत्तर में बोहेमिया था, स्लोवाक था, पॉर्नियारा था स्लोवेन्स में, फिर दक्षिण में क्रोएशिया था, पूरब की तरफ ट्रांसवेनिया था। ये सब लोग रोमन लोग थे। और ऐसा था कि राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा तो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का मदद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको लगे कि हम इस जगह के है ही नहीं, तो हमको क्यों मदद करना, ये हमारे क्षेत्र का नहीं है, इस तरह का सोच रखते थे। लेकिन इन सबको एक चीज़ जोड़ कर रखा हुआ था, ये वाला पॉइंट लिखिएगा लास्ट में, कि इन तरह के समूह आपस में बांधने वाला जो तत्व था वो सम्राट के प्रति, यानी राजा के प्रति सबकी निष्ठा हुआ करते थे। यानी कि सम्राट सबको जोड़ के रखने का काम करता था। ये था उस समय की स्थिति। अब इसके बाद देखिए एक नया टॉपिक है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग।
कुलीन वर्ग के बारे में और मध्य वर्ग के बारे में आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत जान लिया। जैसे कि आपको 9th क्लास में याद होगा कि कुलीन वर्ग कौन होते हैं, दूसरे स्टेट वाले, है ना। दूसरे स्टेट वाले को हम क्या बोलते थे, कुलीन वर्ग बोलते थे। और ये कुलीन वर्ग जो थे वो क्या थे, ये जमींदार हुआ करते थे, ये जमींदार हुआ करते थे। जबकि मध्य वर्ग क्या थे, पढ़े लिखों का एक नया वर्ग बना था, नया वर्ग उभरा था। तो ये लोग कैसे थे, ये पढ़े लिखे थे। तो इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल यहाँ में बता रहा है कि वो उन लोगों का स्वभाव कैसा यहाँ पे था। तो पहले ये समझ लीजिए कुलीन वर्ग के बारे में। कुलीन वर्ग क्या था कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग हुआ करता था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। क्षेत्रीय व्यापारियों के आर पार भी ये व्याप्त थे, मतलब इनके लिए जो मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी ये इनका जो विभाजन है, विभाजन होने के बाद भी ये एक दूसरे से बंधे हुए थे, मतलब शेयर किया करते थे, साझा जीवन शैली जीते थे। जैसे कि यहाँ पे कोई कुलीन वर्ग जैसा रहता है वैसे ही सेम यहाँ पे रह रहा। अगर इन दोनों को आपस में मिलना है तो मिलने के लिए मतलब मिलने के मतलब यहाँ पे यह है कि गठबंधन करना है तो ये वैवाहिक रूप से गठबंधन किया करते थे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे और जो भी भाषा प्रयोग करते थे वो फ्रेंच था। ये फ्रेंच भाषा से मतलब फ्रेंच भाषा का ये प्रयोग किया करते थे। ये शहरी हवेलियों के मालिक भी हुआ करते थे, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो कुलीन वर्ग क्या था, एक छोटा सा समूह हुआ करता था, जबकि ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी, कृषक की थी। तो ये सारा चीज़ आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार छोटे काश्तकार खेती किया करते थे। पश्चिम की बात है, जैसे कि ये कोई यूरोप का क्षेत्र है तो यूरोप का जो पश्चिम वाला भाग है, ये पश्चिम वाला भाग पे कौन खेती कर रहा, किराएदार। किराएदार का मतलब यानी कि ये जमीन रेंट पे लेकर के ये खेती कर रहा, या फिर काश्तकार, छोटे काश्तकार। काश्तकार का मतलब है कि यहाँ पे जमीन को पट्टे पे ले लिया गया और उस पर खेती किया जा रहा है। जबकि पूर्वी भाग में जो खेती करते थे वो कौन हुआ करते थे, वो भूदास होते थे। इन पर जमींदार खरीद करके खेती करवाया करते थे। तो यहाँ पे वही लिखा है, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में विशाल जागीरदारों की जो भूमि थी उस पर भूदास खेती किया करते थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं, ये हो गया कुलीन का। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा मेनली मध्य वर्ग के बारे में। तो अभी क्या हो गया कि औद्योगिक उत्पादन स्टार्ट होकर व्यापार में वृद्धि हो गया, जिसके कारण वाणिज्यिक वर्गों का उदय हो चुका है। ये जो वाणिज्यिक वर्ग है इनका जो अस्तित्व है वो किस पर टिका हुआ, ये बाजार के उत्पादन पर। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे युग में भाग में हो चुका है, जबकि फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ है। तो आपको 19वीं और 18वीं सदी पहले बता चुके हैं। 19वीं सदी का मतलब क्या होता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। मतलब 19वीं सदी कितने से कितने साल के बीच को बोल रहे हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में है, जिसमें से एक था श्रमिक वर्ग, क्योंकि आप उद्योग खोल रहा है तो श्रमिक वर्ग हो रहा ही होगा। साथ ही साथ मध्य वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बना हुआ करता था। तो ये मध्य वर्ग के बारे में बता रहा है कि मध्य वर्ग में कौन कौन आते हैं, उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग, ठीक है। मध्य वर्ग पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक बहुत ही छोटा था। पढ़े लिखे लोग तो इनका ज़्यादा संख्या नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय मतलब साक्षरता उतनी ज़्यादा थी नहीं, तो इनका समूह भी क्या था, छोटा था। कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के बाद शिक्षित उदारवादी मध्य वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हैं, क्योंकि साक्षरता बहुत कम है। तो साक्षर लोग को ही पता चलता है कि राष्ट्र का मतलब क्या है। तो धीरे धीरे राष्ट्रवाद यहाँ पे फैलना चालू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये सारी चीज़ हो रहा है ये बहुत सीमित स्तर पर हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे इसमें एक वर्ड आया है उदारवाद। तो उदारवाद का मतलब क्या था, उदारवादी लोग क्या होते हैं, इस सबको समझने के लिए हमको अगला टॉपिक देखना है। तो अगला टॉपिक में क्या लिखा हुआ है कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं। तो यहाँ से लिख लीजिए, उसका परिभाषा है। परिभाषा क्या कहता है कि उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आजाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी, ये एक मतलब हुआ, ठीक है। ये एक मतलब था उदारवाद का। लेकिन इसके अलावा भी मतलब होते हैं, जैसे कि राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हुई हो, ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक रूप से बताया गया कि उदारवाद का मतलब क्या है। इसी तरह से एक आर्थिक रूप से बताया गया है, जो कि नीचे हम लोग पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ में। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं राजनीतिक रूप से।
फ्रांसीसी क्रांति हुआ, उसके बाद निरंकुश शासक और पादरी का विशेषाधिकार को समाप्त किया गया, संविधान बना, संसदीय प्रतिनिधि वाले सरकार बनाया गया। 19वीं सदी के उदारवादी गए, उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी जोर देता था। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि यह जरूरी नहीं है कि कानून के समक्ष बराबरी का मतलब यह था कि सबको मताधिकार दे दे। आपको याद होगा कि 9वीं क्लास में जब सरकार बना, संविधान बना, तो जो चुनाव करने वाले लोग थे उनको कहा गया सक्रिय नागरिक। तो सक्रिय नागरिक किसको चुना गया था? जो टैक्स देते थे, यानी कि एक तरह से क्या थे, जो धनवान थे, जिनके पास पैसा था। तो धनवान व्यक्ति प्लस वो पुरुष होने चाहिए, महिलाएं नहीं थी। तो टैक्स देने वाले ऐसे पुरुष व्यक्ति जो 25 साल के ऊपर के थे, है ना, 25 साल के ऊपर के थे, ये क्राइटेरिया बनाया गया था। तो यहाँ पे बता रहा है कि याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवाद प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। ठीक है, संपत्तिहीन पुरुष और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। या पढ़े हैं 9वीं क्लास में, है ना। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन था कि जैसे कि केवल थोड़े समय के लिए, जब जैकोबिन शासन के समय सभी पुरुषों को मताधिकार मिला था। मतलब जैकोबिन का जब सरकार बना था ना, जैकोबिन का सरकार में, उसमें क्या हुआ था कि सभी पुरुषों को एटलीस्ट दिया गया था कि सभी पुरुष आकर वोट देंगे। लेकिन यहाँ पे भी मताधिकार में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था सक्रिय नागरिक में। ये निष्क्रिय ही थी हमेशा से। इनको अगर बोला जाए फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला तब, तो इसका आंसर है 1947 में। हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो वहाँ उस समय फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जा रहा था। ठीक है, तो ये था यहाँ पे राजनीतिक उदारवाद का अर्थ। राजनीतिक उदारवाद का मतलब ये है कि ऐसा सरकार जिस पर जो सहमति से बनी हो, सबकी सहमति से। ठीक है, अब हम लोग आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं, यानी कि आर्थिक उदारवाद का मतलब क्या हो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण मतलब कि टैक्स को खत्म करने के पक्ष में था। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, उससे पहले यहाँ देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों में अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों को महासंघ बनाया गया था। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा थी और नापतोल की प्रणाली थी। तो यहाँ तक आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1833 में हैब्सबर्ग साम्राज्य में, मतलब हेम्बर्ग, यहाँ पे हेम्बर्ग, ठीक है, हैब्सबर्ग नहीं हेम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जा करके आप माल बेच रहे हैं, एक व्यापारी हैं, तो आपको 11 जगह सीमा शुल्क के नाकों पर गुजरना पड़ेगा और आपको वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कितना था? टैक्स था हर बार लगभग 5%। ठीक है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपको ए सिटी से बी सिटी जाना है और आपको 11 जगह पे क्या करना है, इस तरह से सीमा शुल्क देना है। और सीमा शुल्क का रेट क्या था? 5%। अब 5% डिसाइड कैसे होता था? तो जो बेचने जा रहे हैं, जिस वस्तु को आप बेचने जा रहे हैं उसका वजन क्या है या फिर वो उसका आकार क्या है, उस हिसाब से यहाँ पर टैक्स दिया जाना पड़ता था। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ए सिटी के आप रहने वाले हैं और व्यापारी हैं, आप बी सिटी जा रहे हैं, अब बी सिटी जा रहे हैं तो हर जगह पे आपको 5% देना है। तो 11 जगह पे 5% यानी 100 रुपये का 5% करेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 55 रुपया। यानी कि आपका कुल टैक्स कितना हुआ? 55 रुपया। माल कितने का था? 100 रुपये का, तो टोटल कितना खर्च हो गया? 155। तो अगर आप बी सिटी में जाएंगे तो आपको कम से कम 155 रुपये में तो बेचना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहाँ पे एक और व्यापारी है जो बी सिटी का ही है, अगर वो बी सिटी का और वो बना रहा है 140 रुपये में सामान, जैसा कि आप सामान बनाए हैं और सेम आकार का, सेम क्वालिटी का, तो क्या होगा? बी सिटी का माल ज़्यादा बिकेगा, आपका तो बिकेगा नहीं, तो आपका सामान क्या होगा? खराब हो जाएगा। जब खराब हो जाएगा तो क्या ये जो व्यापारी था जो ए सिटी से बी सिटी गया था दोबारा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इससे क्या होगा? व्यापार क्या होता है? इससे खराब होता है, व्यापार में अवरोध आता है, इससे क्वालिटी फिर दिन ब दिन गिरने लगेगी। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता रहा है कि क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी मापतोल की व्यवस्था थी तो हिसाब लगाने में समय भी लगता था। एक तो व्यापार अच्छे से हो नहीं रहा, ऊपर से टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, तो कोई भी व्यापारी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो। उसके मुकाबले वो चाहेगा कि उसे सिटी में रह करके बेच ले। एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा है कि कपड़े का माप यहाँ पे क्या है कि एले है, ठीक है, जिसकी लंबाई जगह बदलने पे घटती बढ़ती रहती थी। ये एग्जाम्पल दे रहा है। हम आपको एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि जैसे कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे 1 kg का मतलब 1000 ग्राम है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ी दूर जाते हैं और आप वहाँ पे 1 kg बोलते हैं कि 1 kg हमको आटा दो, तो वहाँ सिर्फ 800 ग्राम दे रहा है। और आप
थोड़ा दूर हो जाता है तो आपको 1 kg का मतलब वहाँ पे 1200 है, तो आप क्या करेंगे? आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा ना कि आपको घर से कितना पैसा लेके जाना है। अगर आपको 1000 चाहिए, 1500 चाहिए, 1200 चाहिए, तो आपको निर्भर करता है कि आप कौन सी सिटी में, आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी एक दिक्कत था कि यहाँ पे बहुत सारे रुपए थे, मतलब मुद्रा था। जैसे कि आप यहाँ पे जहाँ पे मान लेते ये ए सिटी है, ये बी सिटी है और ये सी सिटी है, और सभी सिटी का अलग अलग मुद्रा हुआ करता है। जैसे कि ए सिटी में डॉलर चलेगा, बी सिटी में रुपए चलेगा, सी सिटी में येन चलेगा। येन क्या होता है? रुपए जापानी मुद्रा है, ठीक है। तो आपको 3 तरह के अलग अलग नोट लेके चलने पड़ेंगे अगर आपको यहाँ पे खरीदना है। अगर आप ट्रेवलर हैं, आप घूमने वाले हैं, आप घूमने के लिए निकले हैं, ए सिटी से बी सिटी जा रहे हैं, बी सिटी से सी सिटी जा रहे हैं, तो आपको तरह तरह के रुपये लेके घूमना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के। साथ ही साथ अगर आप व्यापारी है तो आपको ऐसा करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, और आप नहीं चाहेंगे कि इतना ज़्यादा व्यापार है, तो आप जिस सिटी में रह रहे हैं उसी सिटी में आप व्यापार करना चाहेंगे, भले वो वहाँ के हालात कैसे भी हैं। तो ये सब क्या था? ये दिक्कत था, या आर्थिक विनिमय में बहुत ज़्यादा दिक्कत था। तो इसको देखते हुए 1834 में प्रेसा के राजा थे, उनके पहल पर एक शुल्क संघ ज्वेलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्यों को शामिल किया गया। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, जो टोल टैक्स लग रहे थे वो खत्म कर दिए। अब मुद्राओं की संख्या भी 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे जाल का विकास किया है, जिसके कारण यहाँ पर आर्थिक हितों और को राष्ट्रीय एकीकरण की सहायता करने के लिए बनाया गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रेलवे ने राष्ट्रीय एकीकरण को और ज़्यादा बल दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब देखिए अब क्या हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण की भावना तो वो जाग गई है, ठीक है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए, इसको बंद करने के लिए, रोकने के लिए वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के जो सरकार थी उसने क्या किया। आपको ये पता होना चाहिए कि 1815 में नेपोलियन हार गया था। नेपोलियन हारा कहाँ था, कौन से युद्ध में आ रहा था? तो इसका आंसर है कि वाटरलू की लड़ाई में। 9th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा कि नेपोलियन की जो हार होती है वो वाटरलू की लड़ाई में थी, और ये 1815 की बात ही है। और इसको हराने वाले लोग कौन थे? इसको हराने वाले लोग थे ब्रिटेन, रूस, रशिया, ऑस्ट्रिया। इन 4 देशों ने मिल करके उसे हराया था। तो ये सभी मिलकर के एक क्या कहते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से लिख लीजिएगा कि 1815 में ब्रिटेन, रूस, रशिया, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। कहाँ मिले? वियना में। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य क्या था कि उन सारे बदलाव खत्म करने जो नेपोलियाई युद्ध के दौरान हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। इसके अलावा ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्बो वंश का सत्ता में वापस से बहाल किया गया, और फ्रांस ने उन इलाकों को खोजे जिस पर नेपोलियन ने कब्जा किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ? बोर्बो राजवंश, आपको याद होगा कि बोर्बो राजवंश का ही नीलसलवा हुआ करता था। तो बोर्बो राजवंश क्या हुआ? वापस से आया सत्ता में। ठीक है, कब आया? 1815 में। खत्म कब हुआ था याद है? 1793 में। तो 1793 के बाद वापस से ये आया है 1815 में, जब नेपोलियन मारा गया। और साथ ही साथ नेपोलियन द्वारा जितने भी क्षेत्र जीता गया था उन सबको भी क्या कर लिया गया? वो सबको भी छीन लिया गया। किससे? फ्रांस से। ठीक है, किसने छीना? यही 4 देश है, जो ब्रिटेन, रूस, रशिया, ऑस्ट्रिया। और उन जो जीते हुए क्षेत्र थे उस पर सभी देशों ने, ब्रिटेन, रूस, रशिया और ऑस्ट्रिया, इन सब ने अपना अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात होता है, यही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि देखिए कि उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम पहले से शामिल था, और दक्षिण में पिएडमोंट को जेनेवा में जोड़ दिया गया। रशिया को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण इलाके दिए गए, रशिया को यहाँ पर दिया जा रहा है, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली दिया गया। साथ ही साथ पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, जबकि रशिया को सैक्सनी भी दिया गया। तो इस तरह से सबने अपना अपना बांट लिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि नेपोलियन ने जो 39 राज्यों पर जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसको सेम रखा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। इसके बाद ये जो पॉइंट है ये पैराग्राफ बेकार है, इसमें कुछ नहीं है वैसा। आगे देखिए, क्रांतिकारी जो गतिविधि है ना, इसमें ये हो रहा है कि 1815 में क्या आ गया? बोर्बो राजवंश आ गया।
तो उसमें उस समय के जो उदारवादी थे वो क्या होने लगे, छुपने लगे। क्यों छुपने लगे? क्योंकि इसने जो राजवंश था, राजतंत्र था, उसने दमन करना स्टार्ट कर दिया। तो सभी उदारवादी छुपने लगे और भूमिगत हो गए। जब भूमिगत हो गए तो उन्होंने, ऐसा तो नहीं कि पूरा रोक देना था, वो आंदोलन चलाते रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचार प्रसार करने के लिए एक गुप्त संगठन बनाना स्टार्ट किया। ऐसे जो उदारवादी थे उनमें से एक व्यक्ति था जोसेफ मैत्सनी। तो यहाँ से टिक लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा कि इटली का क्रांतिकारी जोसेफ मैत्सनी, जिसका जन्म हुआ था कहाँ पर, जनवरी में 1807 में, वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। साथ ही साथ 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया की क्रांति में, याद रखिएगा, लिगुरिया की क्रांति में करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया। तत्पश्चात मतलब उसके बाद दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की, जिसमें से पहला था मार्सेई में यंग इटली, ये भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा बेर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य बहुत सारे देश थे, मतलब देश के रहने वाले जो उदारवादी लोग थे वे सभी थे। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक, यहाँ से लेकर के इटली का क्रांतिकारी से लेकर के यंग यूरोप तक आपको लिखना है नोट्स में। इसके अलावा मैत्सनी का जो मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र क्या है, मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। तो इटली क्या है, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, तो ऐसा ना हो करके वो क्या होगा, एकीकृत गणतंत्र में बनाना ही होगा, ऐसा कहना था किसका, मैत्सनी का। और इस पे एक शख्स था जो आपको याद है कि वियना संधि में इसने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। तो मेटरनिक ने उसे क्या कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ठीक है, किसने कहा, मेटरनिक ने। मेटरनिक ने किसे कहा, जोसेफ मैत्सनी को, कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन यही है। ठीक है, तो ये हमारा होता है यहाँ पे दूसरा सब चैप्टर खत्म। हमने यहाँ पे कर दिया दूसरा सब चैप्टर खत्म, और इससे पहले हमने किया है पहला वाला। तो इसके बाद जो हम करेंगे वो होगा तीसरा, जो कि कुछ दिनों बाद हम डाल ही देंगे वीडियो, और कोशिश करेंगे कि इतना ज़्यादा गैप आपसे ना हो। इस बार तो 6 दिन का समय लग गया, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था वीडियो बनाने में। बहुत बार कोशिश किए, 3-4 बार तो ट्राई किए, पूरा बनाए, लेकिन ऑडियो अच्छा नहीं आ रहा था, तो फिर से कोशिश कर रहे थे, तो ये फाइनली हो ही गया। तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द अगला वीडियो आपको अपलोड करके दिया जाए, ताकि आप नियमित रूप से पढ़ें। और ध्यान रखिए कि ये जो जितने भी पढ़ा रहे वो सब नोट्स जरूर करते जाइएगा। और हमारे कम्युनिटी टैब है, जैसे कि यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब चैनल में जाकर के कम्युनिटी टैब में जाएंगे, तो उसमें आपको बहुत सारे क्विज मिलेंगे, और साथ ही साथ उसमें जितने भी नोट्स हैं, मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ज़रूर कम्युनिटी टैब आकर देखा कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।